हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आपको पता होगा मैं एमसीक्यू सीरीज आपके सामने रन कर रहा था, जहां पर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी। ओके, सो इंडियन पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। और यहां पर आज जो हमारा टॉपिक होना है दैट इज पार्लियामेंट। अब देखिए, पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं पार्ट वाइज आपके सामने एमसीक्यू लेके आऊंगा। ये पार्ट 1 है, ऐसे में 4 पार्ट आपके सामने लाऊंगा, तब जाकर पूरा पार्लियामेंट कंप्लीट होगा। तो याद रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ अभी पार्ट 1 है, ऐसे पार्लियामेंट के भी 4 पार्ट टोटल आएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। और पार्लियामेंट के हमेशा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्लियामेंट, तो देखते हैं इससे क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, इट कुड बी एन इजी क्वेश्चन ऑल्सो बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या? At which of the following stage general discussion on a bill takes place in the लोकसभा? जो जनरल डिस्कशन होता है बिल में लोकसभा में, वो किस पूछा गया है किस स्टेज में होता है? पहला स्टेज है कि जब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तब जनरल डिस्कशन होता है, या सेकेंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन होता है, या ड्यूरिंग रिपोर्ट स्टेज में होता है, या तो ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग। अब अगर आपने मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स देखे होंगे थोड़ा डिटेल में, जो मैंने अपने एप्लीकेशन में करा रखे हैं, तो ये इजी क्वेश्चन होगा। जो नहीं देखा वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या आंसर हो सकता है। मैं बता दूं, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, आप बजट को या बिल को पेश करते हो, मतलब बिल को रखते हो। ओके, तो फर्स्ट स्टेज में तो बिल को रखा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। और सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, याद रखिएगा, जो यहां पर लिखा हुआ दैट इज जनरल डिस्कशन, उसमें जनरल डिस्कशन होता है। इवन हम उस स्टेज में बिल्स को आप सेलेक्ट कमेटी में भी सेंड कर सकते हैं सेकेंड रीडिंग में, याद रखिएगा। बट अगर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जनरल डिस्कशन, तो ये सेकेंड रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में तो आप सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हो बिल को, और सेकेंड रीडिंग में यू डिस्कस, याद रखिए जनरल डिस्कशन आपका बजट आपके बिल्स का होता है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग ऐसे मैंने सारी चीज आपको पढ़ाई हुई है मेरे पार्लियामेंट के टॉपिक में। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा गया लोकसभा सेक्रेटरिएट, ये बड़ा फेमस है। ओके, इसको हेड सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो करता है। तो पूछा गया जो लोकसभा सेक्रेटरिएट होता है वो किसके अंदर डायरेक्ट सुपरविजन, किसके डायरेक्ट सुपरविजन में होता है लोकसभा सेक्रेटरिएट? ओके, ऑप्शन है होम मिनिस्ट्री के अंदर, पार्लियामेंट अफेयर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या लोकसभा स्पीकर। These are the 4 options. You have to get into the correct answer. Okay, तो लोकसभा सेक्रेटरिएट किसके अंदर डायरेक्ट कंट्रोल में होता है? इसका करेक्ट आंसर, यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है लोकसभा सेक्रेटरिएट। आपको ये याद रखना है। इसके फंक्शंस हैं, अटेंडेंस वगैरह देखना, जो मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं कि नहीं सेशंस में, तो बहुत सी चीजें करता है। तो जस्ट रिमेंबर, करेक्ट आंसर लोकसभा स्पीकर के अंदर होता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि एट प्रेजेंट हु इज द लोकसभा स्पीकर? अभी एट प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर? लोकसभा का ट्राइबल स्पीकर, सबसे पहला ट्राइबल स्पीकर कौन था? देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आ जाते हैं, ओके, स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन देख के कि आपको पहला ट्राइबल स्पीकर कौन होगा, और हम इसको याद नहीं कर पाते हो, गलत आंसर हो जाता है। तो इसमें सीधे मैं आंसर बताऊंगा, इसमें आप याद करें, दैट इज पीए संगमा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पीए संगमा याद रखें, आपको पहले ट्राइबल स्पीकर थे लोकसभा के। बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको याद नहीं हो। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द फर्स्ट स्पीकर, पहला ऐसा स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वॉज मूव्ड इन द लोकसभा, मतलब जिसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव किया गया था। याद रखिएगा, फिर से रिपीट, द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मतलब उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव किया गया था, तो उसको हटाने के लिए। तो कौन थे ऐसे पहले स्पीकर जिसके साथ ये हुआ है? अगेन अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। आता है तो करेक्ट आंसर मार्क कर दोगे, नहीं आता तो आप ऑप्शंस देके कंफ्यूज रहोगे। ओके, इसका करेक्ट आंसर, मैं सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगा, इसमें आप याद कर लो। करेक्ट आंसर है, हिंट दे रहा हूं, जो इंडिया के पहले लोकसभा स्पीकर थे। यस, उन्हीं के अगेंस्ट ये हुआ था, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था। याद है, अगेंस्ट हुम? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, दैट इज जीवी मालविनकर। याद रखिएगा, तो जीवी मालविनकर के अगेंस्ट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, जो पहले लोकसभा स्पीकर भी थे, और उन्हीं के अगेंस्ट मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वॉज मूव्ड इन द लोकसभा। याद रखना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
प्रोवाइड्स द स्पीकर शैल हैव एन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट। ये कास्टिंग वोट बड़ा इंपॉर्टेंट पावर है स्पीकर का। जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स होते हैं तो याद रखिएगा स्पीकर कास्टिंग वोट करके डिसाइड करता है बिल पास होगा कि नहीं होगा। अब ये तो सबने पढ़ा हुआ होगा, बट कास्टिंग वोट किस आर्टिकल के अंदर है ये बहुत कम लोग याद करते हैं और ये एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो। आर्टिकल्स यहाँ पर मेंशन है, अगेन वेरी क्लोज आर्टिकल्स, नहीं याद होंगे तो आप शायद आपको याद नहीं होगा तो इसको तुरंत अपने नॉलेज में ऐड कर लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 100 आर्टिकल। तो याद रखना से बहुत इजी आर्टिकल है। 100 आर्टिकल में कास्टिंग जो पावर है, याद कास्टिंग वीटो का जो पावर है किसका, स्पीकर के पास। याद रखना आपको जो कास्टिंग वोट करता है स्पीकर वो आर्टिकल नंबर 100 के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। द फंक्शन ऑफ प्रोटम स्पीकर, वेरी फेमस। स्पीकर तो पढ़ा है, प्रोटम स्पीकर के बारे में। ओके, क्या है प्रोटम स्पीकर का फंक्शन। अब यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप चाहें तो 4 ऑप्शंस रीड कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ओके, बट यहाँ पर हम जल्दी सीधे करेक्ट आंसर की ओर मूव करेंगे क्योंकि आपको करेक्ट आंसर मूव करना है। प्रोटम स्पीकर के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एडमिनिस्टर द ओथ टू मेंबर्स। एक्चुअली क्या होता है जब नया सेशन नई लोकसभा आती है तो उस टाइम पे स्पीकर नहीं होता है, तो उसके लिए याद रखिए प्रोटम स्पीकर जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इसका काम है याद रखिए जो मेंबर्स है उनको ओथ दिलाना। ओके, और अगले स्पीकर का इलेक्शन कराना भी इसी का काम होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये प्रोटम स्पीकर बनता कौन है जनरली। चलिए, तो अगला क्वेश्चन उसी पर है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अगला क्वेश्चन जो है, हु इज जनरली अपॉइंटेड एज प्रोटम स्पीकर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्रोटम स्पीकर को, बट जनरली किसको अपॉइंट करता है ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन है लिखा हुआ है जो स्पीकर है आउटगोइंग लोकसभा का उसको अपॉइंट कर देता है, डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट कर देता है जो आउटगोइंग होता है, सीनियर मेंबर जो होगा नई लोकसभा होगी उसमें जो सीनियर मेंबर होगा मतलब एज के हिसाब से नहीं, जो ज्यादा बार इलेक्शन जीता होगा उसको अपॉइंट कर देते हैं, या लीडर ऑफ अपोजिशन को अपॉइंट कर देते हैं। दीज आर द ऑप्शंस। ओके, आई होप आपने प्रोटम स्पीकर पढ़ा हुआ है जो मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, जो सीनियर मेंबर होता है ज्यादा बार इलेक्शन जीता हुआ है नई लोकसभा का, उसको प्रोटम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 पॉइंट्स दिए हैं, ये पिछले साल यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, दैट वाज आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या था कि 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट है द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और शी सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ असेंबली। अगर वो मेंबर नहीं है असेंबली का तो उसको ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, अगर आप मेंबर नहीं हो तो आपको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट सही है। सेकेंड, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व की जाएगी, ओके, स्पीकर शैल वैकेट हिज और ऑफिस इमीडिएटली। रिमेंबर, जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी तो स्पीकर को अपना ऑफिस उसी वक्त छोड़ना पड़ेगा। अब ये अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। जब याद रखिए इमीडिएटली छोड़ना नहीं पड़ता है, जब नई लोकसभा आती है उसके पहले इमीडिएटली छोड़ना पड़ता है, ना कि डिसॉल्व होने के बाद। ओके, तो याद रखना ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेक्चर पूरा नहीं पढ़ा सकता आपको स्पीकर का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज 1 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तुरंत वो नहीं छोड़ता। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, देखिए यहाँ पर डिटेल में भी मैंने मेंशन कर रखा है कि तुरंत ऑफिस को वैकेट नहीं करता अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट टेक द ओथ ऑफ ऑफिस, किसका ओथ नहीं होता है, ठीक है, अपॉइंट होने पर। प्रेसिडेंट का तो ओथ होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का भी ओथ पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर को भी आपने देखा होगा, मोदी जी ने ओथ लिया हुआ था। ओके, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर का ओथ नहीं होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको याद नहीं कर पाते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज कर जाता है आपको। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ सीट ऑफ एमपी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैन बी डिक्लेयर्ड वैकेंट, उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी अगर वो एब्सेंट रहेगा। सो कितने दिन तक अगर ही रिमेन एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। ऑप्शन है 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 1 ईयर। कितने टाइम तक वो अगर नहीं आता है बिना इन्फॉर्म किए हाउस में तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो याद रखिएगा 60 डेज अगर वो नहीं आता है बिना इन्फॉर्मेशन के तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, वैकेंट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, दैट इज 2 मंथ। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बट जब 60 डेज नहीं लिखते और मंथ लिख देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने मंथ लिखा था, बट करेक्ट आंसर 60 डेज है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैज ओनली वन सीट इन लोकसभा। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर जिसकी लोकसभा में सिर्फ एक सीट है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए यहां पर ऑप्शंस दिए हैं, अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत क्लोजली ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूं, आप इन सबको रीड कर सकते हैं। आई होप आप करेक्ट आंसर की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, तो इसमें से रीड करिए, गोवा, मेघालय, नागालैंड, क्या इसमें सबकी एक ही लोकसभा सीट है? अब देखिए लोकसभा सीट क्या याद करनी होती है, देखो जिसकी एक सीट है वो तो याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, चंडीगढ़, सिक्किम एंड मिजोरम। याद रखिएगा तीनों की ही एक लोकसभा सीट है। आप सोचेंगे सर और भी किसी की एक लोकसभा सीट है, तो बताए तो अंडमान निकोबार में भी एक लोकसभा सीट है, लक्षद्वीप में है, नागालैंड में है, पुदुचेरी में है, बाकी तीन तो मैंने आपको बता ही दिया है, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। इनमें लोकसभा की सिर्फ एक सीट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव द करेक्ट आंसर क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द टर्म ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, ठीक है। कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, कभी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ओके, कैन बी एक्सटेंडेड 6 मंथ एट द टाइम, कभी भी आप 6 महीने के लिए उसका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, बिना इलेक्शन के आप 6 महीने और उसका एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यस, करेक्ट आंसर। जब नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लगती है तो याद रखिएगा आप लोकसभा का टाइम पीरियड जो है वो 1 साल के लिए इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो इलेक्शन का जरूरत होगी, आप चाहें तो 1 ईयर एट अ टाइम, मतलब एक साल के लिए एक बार बढ़ाओ, फिर 1 साल के लिए एक बार बढ़ाओ, मतलब एक साल करके आप बढ़ा सकते हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है और ये मैंने अपने इमरजेंसी के टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इवन पार्लियामेंट के टॉपिक में भी चीजें बताई गई हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13th में आते हैं, द यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेशन। यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन कहां पर है? लोकसभा में है, राज्यसभा में है, दोनों में है, मतलब हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में है या नन ऑफ द अबव। तो यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल लोकसभा में होता है, इवन राज्यसभा में भी होता है। जरूरी नहीं सारी यूनियन टेरिटरीज का हो, बट होता तो है। यूनियन टेरिटरीज का राज्यसभा में होता है, दिल्ली में राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज। कोरम क्या होता है मैं आपको बता दूं, कोरम का मतलब होता है मिनिमम इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए तभी सेशन जो है वो चलेगा। तो उतनी अटेंडेंस किसको कहेंगे, कितनी मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए? तो लोकसभा में अगर देखें तो 545 मेंबर्स है, तो याद रखिएगा जितने मेंबर्स होते हैं उसके 1/10। ओके, तो मतलब 54.5, तो 55 मेंबर्स होंगे तो लोकसभा में सेशन होगा। और राज्यसभा की अगर मैं 250 की बात करूं तो 25, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इतने होने चाहिए तभी सेशन चलेगा। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज एन इजी क्वेश्चन। कोरम सबको पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट। लोकसभा के सेशन को एटलीस्ट कितने बार बुलाया जाता है? ठीक है, 1 ईयर, साल में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 3 बार या साल में 4 बार। अब आप कह रहे होंगे सबने 3 सेशन सुने हैं, एक बजट सेशन, एक मॉनसून सेशन, एक विंटर सेशन, तो 3 बार तो बुलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, गलत, याद रखिएगा 3 बार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। याद रखिएगा एटलीस्ट 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप जो हो सकता है वो 6 मंथ है। मतलब एक सेशन हो गया, उसके बाद अगला सेशन आपको 6 महीने के अंदर बुलाना जरूरी ही है। तो एटलीस्ट 1 साल में 2 बार तो आपको सेशन को बुलाना ही पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बट बहुत लोग इसको गलत लगा देते हैं जल्दबाजी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं साहब डिस्क्रिप्शन लिखने नहीं देते, नोट नहीं करने देते। देखो इसका पीडीएफ में टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, आप जाकर वहां से नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें कम टाइम पे ज्यादा पढ़ना है। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप तुरंत मूव करिए, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हो अपनी नॉलेज को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में, प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। मतलब टेन्योर खत्म होने से पहले लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। प्रेसिडेंट जब मनाए तब कर सकता है, विल ऑफ द प्रेसिडेंट। स्पीकर कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, या प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्पीकर। प्रेसिडेंट करता है, बिल्कुल प्रेसिडेंट करता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जल्दबाजी में गलत आंसर मत मार्क कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? याद रखिएगा, रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा। जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन लोकसभा में किस आर्टिकल में मेंशन है? अगेन अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, आर्टिकल्स आप याद नहीं करते हो और एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। ऑप्शंस आपके सामने 330, 331, 32, 33 बड़े क्लोज आर्टिकल्स हैं। इट बिकम्स डिफिकल्ट जब क्लोज आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज आर्टिकल नंबर 330 में ये चीज मेंशन है, रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कैंडिडेट ऑफ लोकसभा पोल लूजेस हिज सिक्योरिटी अमाउंट।
जो आप इलेक्शन लड़ रहे हो लोकसभा की, और अगर आपने इतने मिनिमम वोट्स नहीं मिले तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लॉस हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। तो मिनिमम जैसे कहते हैं, अगर नहीं मिला आपको तो हिंदी में कहते हैं जमानत जब्त हो गई। ओके, तो इसका करेक्ट देखिए, यहाँ पे लिखा 1/3 है, इसको लाइन लगा दी 1/4, 1/5 या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे एक लाइन मिसिंग थी, तो 1/3 अगर आपको वोट नहीं मिलते हैं तो आपको नहीं मिलेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, 1/4 या 1/5 या नन ऑफ द अबव। अब जिसने जल्दबाजी मार्क करा हो, लोग कह रहे होंगे सर 1/4, लोग सोच रहे होंगे सर 1/3, अरे भाई दोनों ही गलत है। तो कह रहे होंगे सर 1/5 भी गलत है, इसका करेक्ट आंसर है 1/6। अगर आपको 1/6 ऑफ द वोट नहीं मिलते हैं, जितने भी वोट पोल्ड हुए हैं, जितने लोगों ने वोट किया उसके 1/6 भी नहीं मिलते हैं, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट गया, मतलब आपकी जमानत जब्त हो गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, नन ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखिएगा। इट लुक्स वेरी सिंपल बट डिफिकल्ट हो जाते हैं ऑप्शन देख के। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं आप, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो। अरे भाई रहते तो फॉरेनर्स भी हैं, तो क्या फॉरेनर्स इलेक्शन लड़ लेंगे? नहीं, तो फर्स्ट रॉन्ग है। अ रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का आपको होना जरूरी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मोदी जी तो यूपी से लड़ रहे थे, गुजरात के हैं, तो ये भी गलत हो गया। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका नाम होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्शन रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसमें बेस्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसमें डी लिखा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी तो लड़ सकता है। अरे मेरे भाई, लेट अस सपोज कोई बच्चा है 5 साल का, ठीक है ना, अब उसका अब आपको लगता है कि 5 ईयर्स में इलेक्शन लड़ सकता है, सिटीजन ऑफ द इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया तो है वो, तो इसमें ये ज्यादा बेटर करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस को थोड़ा ढंग से रीड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये बोला गया है कि लोकसभा की जो सीट है वो 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग फिक्स कर दी गई थी कि अब ये सीट्स इंक्रीज नहीं होगी, तो कब तक के लिए, किस ईयर तक के लिए सीट्स को फिक्स कर दिया गया था, ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। मैं आपको हिंट देता हूं, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से काम हुआ था, जिससे कि सीट्स जो थी लोकसभा की फिक्स कर दी गई थी, और इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक सीट फिक्स कर दी गई है, सीट्स इंक्रीज नहीं होंगी। बट अब आप देखते हैं नया पार्लियामेंट बन गया है, ओके, तो उसमें हो सकता है अब सीट्स इंक्रीज हो, क्योंकि गवर्नमेंट अब 2026 तक तो फिक्स थी, बट अब सीट्स इंक्रीज हो सकती हैं स्टेट्स की, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2026। ओके, तो यहां पर मेरा पहला पार्ट जो पार्लियामेंट का था वो कंप्लीट होता है। ओके, तो मैंने आपको पहला पार्ट करा दिया है, ऐसा नहीं है कि पूरे पार्लियामेंट के क्वेश्चन हो गए हैं, ये तो सिर्फ पार्ट 1 था, अभी और पार्लियामेंट के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, अभी और क्वेश्चंस आएंगे पार्लियामेंट के, तो अगर आपको डोनेट करना चाहते हैं हमारे चैनल को जस्ट फॉर द ग्रोथ, अगर आपको इससे फायदा मिल रहा है, आपका एग्जाम क्रैक हो रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप चाहें तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम हमें कर सकते हैं, वॉलंटरली है, नहीं भी करोगे चलेगा, वीडियो को लाइक भी कर दो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ओके, अगर आप हमारे नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ लिया है बट रिवीजन नहीं हो रहा है, कहां से पढ़ें, क्लासेस कहां मिलेंगी इसकी प्रॉपर, तो आप हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, आपके घर तक कुरियर हो जाएंगे। अगर आपको लेक्चर्स चाहिए हैं तो एप्लीकेशन को विजिट करो, वहां पर मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं वहां पे इजीली अवेलेबल हैं, तो आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। ओके, अगर आपको कोर्सेज चाहिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट सर्विसेज की, ऐप को विजिट करो यार, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। नोट्स ऑर्डर करना है, पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और आपको सीखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट के पार्ट 2 के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि पार्लियामेंट एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज करा रहा हूं। ओके, अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट जरूर रीड करते हैं। और प्लीज अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे, इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।